वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक इंटरवेंशनिस्ट के तौर पे जाना चाहता है, इंटरवेंशनिज्म के ऊपर बिलीव भी करता है और जहाँ जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन किया है वो दुनिया से ढका छुपा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवीन करता है ऑन द बेसिस के वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस सही नहीं चल रहा, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मसला चल रहा है, वहाँ पे सिविल वॉर है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप को सोल सुपर पावर रहने के लिए दूसरे ममालिक के अंदर इंटरवीन करता है और वहाँ पे वो इंस्टेबिलिटी चाहता है। इसी बेस के ऊपर एक इनके डायरेक्टर थे जॉर्ज एफ कैनन, जो डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग थे। उनकी एक एनालॉजी है, कैनन्स डायनासोर एनालॉजी। व्हाट ही बिलीव्स इज कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अ पी साइज्ड ब्रेन इन अ डायनासोर, कि जब उसके ऊपर कोई यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स जिस वक्त रिटेलिएट करता है तो वो ना सिर्फ अपने एनिमी को जो है वो क्रिपल करता है बल्कि अपने ज़ाती हैबिटेट को, अपने आप को भी जो है वो डैमेज करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवेंशंस हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम उस बाकी जो मुल्कों के अंदर इंटरवीन किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे पहले हम बात करेंगे वियतनाम के ऊपर कि जो वियतनाम के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरवीन क्यों किया और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कौन से इकोनॉमिक सिचुएशंस देखने को पड़ी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने पड़े और वियतनाम को इकोनॉमिक क्राइसिस कौन से देखने पड़े। तो सबसे पहला जो रीज़न था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वियतनाम के अंदर इन्वॉल्व हुआ और वियतनाम वॉर जो है वो इनिशिएट हुई, पहला रीज़न ये था कि वियतनाम इंडिपेंडेंट हो गया हुआ था। इंडिपेंडेंस जो थी वियतनाम की वो सबसे बड़ा रीज़न थी। लेकिन उससे पहले हम ज़रा हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि वियतनाम जो था वो फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा था और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो जापान ने उसको इन्वेड किया। और जब जापान ने इन्वेड किया तो उधर का एक उनका अपना नेटिव लीडर था हो ची मिन, वो निकल के सामने आया और उसने वियतमिन आर्मी, एक वियतमिन रेजिस्टेंस आर्मी जो है वो डेवलप की, जिसने वियतनाम के इंडिपेंडेंस के लिए जंग लड़ी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो ची मिन ने जो है वो हनोई का इलाका कैप्चर कर लिया और 1945 के अंदर वियतनाम को जो है वो इंडिपेंडेंट आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो 1954 के अंदर वियतनाम के ऊपर फ्रांस लोगों ने जो है वो कब्ज़ा करने की फिर से कोशिश की। लेकिन 1954 में वियतनाम आर्मी वियतमिन ने जो है वो फिर फ्रेंच फोर्सेस को डिफीट किया और फिर उसके बाद जनीवा के अंदर 1954 के अंदर जनीवा ट्रीटी जो है वो साइन हुई फ्रेंच और वियतनाम के गवर्नमेंट के अंडर। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये कंट्री जो है वो स्प्लिट में रहेगी टिल द 17th पीरियड, जब तक जो है ये आपके इलेक्शंस नहीं होते तब तक नॉर्थ और साउथ जो है वो अलग-अलग रहेगा। लेकिन इलेक्शंस कभी भी नहीं हुए और नॉर्थ वियतनाम जो था वो कम्युनिस्ट रिपब्लिक बन गया था, जिसको लीड कर रहा था हो ची मिन, और जो साउथ वियतनाम था उसको जो है वो कैपिटलिस्ट रिपब्लिक लीड कर रहा था, जिसका नाम था गो दिन दियांग। उसके बाद जो है ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट रीज़न कि एक तो आपको पता है कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो है वो न्यू इंटरनेशनल सिस्टम और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है वो आइडियोलॉजी की एक जंग चल रही थी कि वो कैपिटलिस्ट मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे और ये कम्युनिस्ट मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है वो ये सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद जो दूसरा रीज़न था वो सिविल वॉर था। तो जो वियतमिन था वो ये चाहते थे कि जो उनकी रिपब्लिक आर्मी थी, रेजिस्टेंस आर्मी थी, वो ये चाहती थी कि पूरा मुल्क जो है वो हो ची मिन के अंडर हो और बहुत से साउथ वियतनाम के जो लोग थे वो भी हो ची मिन को सपोर्ट करते थे और गो दिन दियांग के से नाखुश थे। और इसी दौरान जो है वो 1958 के अंदर नॉर्थ और साउथ की जो है वो बीच में जंग छिड़ जाती है और जब जंग छिड़ती है तो विद इन दी साउथ, जो साउथ वियतनाम था जो कैपिटलिस्ट रिपब्लिक के कंट्रोल में था, उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अटैक्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी साउथ वियतनाम की, जो हो ची मिन को सपोर्ट करती थी, उन्होंने अपने आप को जो नाम दिया वो ये था नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी कि वो साउथ वियतनाम को भी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलाइन कर दे, नॉर्थ वियतनाम के साथ हो ची मिन की लीडरशिप के अंडर किसी तरीके से आ जाए। ये तो दूसरा रीज़न हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले भी जिक्र किया शो स्टार्ट करते साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिर्फ बेसिकली जो है वो इस तरह की सिचुएशन चाहिए होती थी कि वो कहीं पे भी इंटरवीन कर सकें।
और जो थर्ड रीज़न था, जो मेजर रीज़न था, वो ये था कि एक तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि सेकंड रीज़न की कि सिविल वॉर इरप्ट हो गई थी और कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम चल रही थी। इसी तरीके से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थर्ड रीज़न था वो था डोमिनो थ्योरी। और वो ये बिलीव थी कि कम्युनिज्म जो है, डोमिनो आप ये पिज़्ज़ा से उसको ना कंसिडर कीजिएगा, ये बेसिकली ब्रिक्स होती हैं, तो एक ब्रिक दूसरे पे गिरती है तो वो एक सिमिलर इफेक्ट देती है, तो दिस इज़ व्हाट डोमिनो थ्योरी इज़। तो ये बिलीव थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कि अगर वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट के अंडर हो गया तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी जो है वो अफेक्ट करता जाएगा और इस तरीके से कम्युनिज्म जो है वो पूरे खित्ते के अंदर फैल जाएगा। इसी वजह से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये सोचा कि हम लोग यहाँ पे वियतनाम के अंदर जो है वो पैसे भी भेजें, उसके बाद मिलिट्री एडवाइजर्स भी भेजें, साउथ वियतनाम के लोगों को, जो उधर का कैपिटलिस्ट लीडर था गो दीन दियाम, उसको उन्होंने असिस्ट किया मिलिट्री एडवाइजर्स भेज के, पैसे भेज के, सप्लाईज भेज के, एमिनेशन भेज के, कि वो किसी तरीके से कैपिटलिस्ट मूवमेंट को जो है वो और बेहतर कर सके। और उसके बाद जो सबसे मेजर रीज़न था जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इंटरवीन कर रहा था कि वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन को बड़ा, इधर ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का भी जो मसला था कि यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव करता था कि वहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वहाँ पे फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस अभी तक हुए नहीं थे, तो वो चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आया जा सके। उसके बाद जो है जो चौथा रीज़न था वो ये था कि साउथ वियतनाम गवर्नमेंट जो थी वो हो ची मिन या नॉर्थ वियतनाम गवर्नमेंट के सामने काफ़ी जो थी वो वीक थी, साउथ वियतनाम गवर्नमेंट। और गो दीन दियाम जो था वो कंसिडर होता था वहाँ के लोगों के अंदर कि ही वॉज अ करप्ट लीडर, और वो जो एग्रीकल्चरिस्ट थे या फार्मर्स थे उनको लैंड नहीं प्रोवाइड करता था कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को वहाँ पे किसी तरीके से कर सकें। वो उसने पूरा का पूरा अपने स्टेट कंट्रोल जो है वो उसके अंदर किया हुआ था। और जो फार्मर्स थे वो इंक्लाइन थे टूवर्ड्स कम्युनिज्म और वो सपोर्ट करते थे वियत मिन और NLF को। तो 1963 के अंदर जॉन एफ कैनेडी ने जो है वो 16,000 मिलिट्री एडवाइजर्स जो है, मिलिट्री एडवाइजर्स, फोर्सेस या ट्रूप्स नहीं, मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे साउथ वियतनाम आर्मी को, दियाम गवर्नमेंट को, कि वो किसी तरीके से पहले उनको असिस्ट कर सके। लेकिन दियाम गवर्नमेंट को उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि दियाम गवर्नमेंट आफ्टर ऑल दैट मनी दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड स्पेंट इन और सेंट टू दी नॉर्थ वियतनाम, उन्होंने जो है साउथ वियतनाम के अंदर जो उन्होंने वेपन्स, एमिनेशन, पैसा, सप्लाईज भेजी थी कि वो किसी तरीके से जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है वो नॉर्थ वियतनाम के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकें, वो फेल हो गई थी। तो उन्होंने जब 16,000 जॉन एफ कैनेडी ने मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे तो उन्होंने दियाम गवर्नमेंट को जो है वो ओवरथ्रो कर दिया। उसके बाद जो पांचवा रीज़न था वो ये था द गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट जो 1964 के अंदर हुआ। अच्छा, बहुत से हिस्टोरियंस इसके ऊपर भी बिलीव करते हैं कि ये एक परसेप्शन थ्योरी है, ये एक परसेप्शन क्रिएट की गई और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय फोर्स जो है वो वियतनाम के अंदर एंटर हुआ, क्योंकि पहले उनको कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग कॉज या स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं मिल रही थी कि जिसकी कॉन्क्रीट सिचुएशन नहीं मिल रही थी कि जिसकी वजह से वो इंटरवीन कर सकता या अपनी फोर्सेस को जो है वो भेज सकता वियतनाम के अंदर। तो 2 अगस्त 1964 को नॉर्थ वियतनाम के अंदर बोट्स ने अटैक किया, वियतनाम बोट्स ने अटैक किया यूएस नेवी की डिस्ट्रॉयर के ऊपर, मैडॉक्स उसका नाम था, जो पेट्रोल कर रहा था गल्फ टोंकिन का। तो जो यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर था उसके ऊपर जब वियतनाम बोट्स ने अटैक किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी दोबारा अटैक हुआ ऑन 4th ऑफ अगस्त को, कि दोबारा हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस और जो लोग कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये चीज़ क्लेम करते हैं कि उस वक्त वेदर कंडीशंस भी काफ़ी पुअर थी, तो ये चीज़ नहीं पता चल सकती कि वियतनाम जो बोट्स थी उन्होंने अटैक किया था या वो वेदर कंडीशंस की वजह से जो है वो कोई प्रॉब्लम या कोई उस तरह की सिचुएशन मैडॉक्स को जो है वो देखनी पड़ी। अच्छा, गल्फ ऑफ टोंकिन, उसके बाद गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन आया। यूएस कांग्रेस ने जो है वो प्रेसिडेंट जॉनसन को ये परमिशन दे दी कि वो नॉर्थ वियतनाम के अंदर वॉर इनिशिएट कर दें, क्योंकि एक कॉन्क्रीट एविडेंस आ गया था कि यूएस का जो नेवी डिस्ट्रॉयर था उसके ऊपर वियतनाम बोट्स की तरफ से हमला हुआ।
तो जो है वो वॉर जो है वो उनके खिलाफ वेज की जा सकती है। 10 सालों तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो बढ़ती गई वियतनाम के अंदर। उसके बाद ये हुआ कि वियतनाम 10 सालों तक, और उसके बाद 1968 के अंदर अमेरिका को कोई जो है वो सिचुएशन उस तरीके की नज़र नहीं आ रही। दे हैड टू जो है वो उनको वापस जाना पड़ा, वियतनाम से निकलना पड़ा, क्योंकि मीडिया की तरफ से भी जो है वो काफ़ी प्रेशर आ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। और उसके बाद जो है आपका जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि जो ये वॉर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वियतनाम के अंदर। तो ये तो पूरी सिचुएशन होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इंटरवीन कर गया वियतनाम के ऊपर, जो है वो 10 साल से ज़ायद जो है वो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट भी अपनी इंक्रीज़ रखी और मिलिट्री ट्रूप्स भी वहाँ पे भेजे रखे। तो जो पर ईयर कॉस्ट आई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो थी $77 बिलियन अ ईयर। अब इस पे आते हैं कि इम्पैक्ट जो था इस जंग का वियतनाम के ऊपर क्या था। अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख सिविलियंस जो हैं वो मारे गए इस जंग के अंदर। एजेंट ऑरेंज जो क्या कहते हैं यूज़ किया था यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने, जो वेजिटेशन और लीव्स को जो है वो ख़त्म करता है ताकि जो टैक्टिकल ऑपरेशन है वो कैरी आउट कर सके मिलिट्री। तो जो एजेंट ऑरेंज था उससे काफ़ी जो है वो लोग बच्चे जो है वो डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए वियतनाम के अंदर। उसके बाद जो कंट्री थी वियतनाम था वो रीयूनिफाई हो गया कम्युनिस्ट के अंदर, टेक ओवर हो गया साउथ से, और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, नॉर्थ ने टेक ओवर कर लिया साउथ को 1976 के अंदर, और वो पूरा कम्युनिस्ट जो है वो मुल्क बन गया। तो जितनी मर्जी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश की कैपिटलिज्म को जो है फैलाने की, वो नहीं हो सका, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो है वो मर्ज हो गया। और उससे पहले जो है वो जंग से पहले वियतनाम वॉज कंसिडर्ड अ मेजर राइस एक्सपोर्टर। तो जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई इस जंग के बाद, तो ये पता देखा गया कि उसके बाद जब जैसी जंग ख़त्म हुई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो अपनी फोर्सेस को पुल आउट किया, उसके बाद ये देखा गया कि वियतनाम जो है वो अपनी ज़ात के लिए भी जो है वो उस लेवल की राइस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा था फॉर देयर ओन पॉपुलेशन। फिर ब्रेन ड्रेन जो है वो वियतनाम के अंदर देखा गया। बहुत से प्रोफेशनल वर्कर्स थे उसमें, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के प्रोफेशनल्स थे जो मुल्क छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से वियतनाम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी सफ़र हुई। एजुकेशन सिस्टम इस वजह से वहाँ पे बेहतर ना हो सका, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस वजह से बेहतर ना हो सका, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल और स्किल स्टाफ था वो वियतनाम छोड़ के चला गया। उसके बाद अब देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तो वियतनाम के ऊपर ये इम्पैक्ट छोड़ के गया, लेकिन USA के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ, जैसे कैनन्स डायनासोर एनालॉजी जो क्लेम करता है। USA की जो है वो इमेज रेपुटेशन जो है वो इंटरनेशनली बहुत ख़राब होगी, क्योंकि इंटरनेशनली ये बात होने लगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा, और उसके बाद एज बीइंग अ सुपर पावर एक छोटे से मुल्क से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हार गया। अप्रॉक्सीमेटली 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो इस जंग में मारे गए, और उसके बाद 1,50,000 से ज़ायद जो है सोल्जर्स वो ज़ख्मी हुए। वियतनाम वॉर के दौरान 820 अरब डॉलर से ज़ायद 820 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो USA ने अपनी मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग की इस जंग के ख़िलाफ़। उसके बाद जो एडिशनल स्पेंडिंग इन्होंने की, जो फंड इन्होंने किया USA की इन्वॉल्वमेंट हुई वियतनाम के अंदर, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ $111 बिलियन। तो ये था पूरा के वियतनाम वॉर, और उसके बाद US किस तरीके से इंटरवीन हुआ और क्यों इंटरवीन हुआ। ये पहला पार्ट था, उसके बाद हम बहुत जल्द दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।